नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जो 1945 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब देखो, बात करते हैं उसकी जरूरत कैसे पड़ी। उसके पहले की बात करते हैं कि 1945, अगर मैं बात करूं, यहाँ एक सेकेंड रुकना आप, अपन वो ले लेते हैं। 1945 की अगर मैं बात करूं, लीग उससे पहले कैसे काम चलता था। तो उससे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया 10 जनवरी 1920 को। देखो, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, और 1914 से 1918 में जब वो फिनिश हुआ तो वो वर्साई की संधि से समाप्त हुआ। और वर्साई की संधि में हम बात करें तो जर्मनी पर सारे आरोप थोप दिए गए। लेकिन वो जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये महसूस किया कि इस प्रकार से तो कोई भी वॉर की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वॉर को रोकने के लिए एक मतलब सारे कंट्रीज के ऊपर एक ऐसा संगठन होना चाहिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसके जिसके कहने पर हर कंपनी दबे। जैसे सरकार होती है, उस जनता उसका कहना, या सरकार के अंडर जितने भी स्टेट आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास पावर्स होते हैं, तो स्टेट उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अगर मान लो विपक्ष में भी हैं तो। लेकिन जैसे ऐसे ही अगर संयुक्त राष्ट्र संघ बन जाएगा, यूएन बन जाएगा अपने पास, तो वहां भी उससे भी दबना पड़ेगा कहीं पर, तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति दोबारा नहीं आएगी। तो उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920। अब देखो, बात करते हैं कि 10 जनवरी 1920 के बाद क्या हुआ कि 1939 में फिर से जर्मनी द्वारा पोलैंड को सबसे पहले हथियाया गया। तो पोलैंड के थ्रू शुरुआत हुई, तो 1939 में वापस वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गया। इसका मतलब ये तो फेल हो गया इनका काम, लीग ऑफ नेशन का काम फेल हो गया। तो 1939 से 1945 तक ये चीज चली, ठीक है। लेकिन इसी बीच सबको, सारे लगभग कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि लीग ऑफ नेशन से बात बनेगी नहीं, एक ऐसी इंपॉर्टेंट संस्था का गठन करना पड़ेगा जिसको इतनी पावर दे दी जाए कि एक बार राष्ट्र कोई कदम उठाने से पहले डरे, जो हर चीज पर लगाम लगा सके, जिसके पास पावर्स हो, अगर गलत चीज है तो वो उसको रोक सके। इसलिए तो यहाँ इससे आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करें तो लीग ऑफ नेशन के आगे अप्रैल 1945 में बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने एक मीटिंग रखी सैन फ्रांसिस्को में। वैसे यूएनओ का ये जो मेन 1945 वाला विचार है, ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट थे, उनके कहने पर किया गया, उनके दिमाग में विचार आया, तो इसलिए इसकी स्थापना मुख्यतः मेन जो पर्सन है वो डी रूजवेल्ट माने जाते हैं। तो अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने क्या किया, मीटिंग की, और इस मीटिंग में इन्होंने कहा कि हाँ, वास्तव में एक चार्टर ऐसा लाया जाना चाहिए जिसके मतलब अपन सदस्य देश बनाए, जो देश सदस्य होगा वो इसको मानना ही पड़ेगा, इसके कानून को, और ये सर्वव्यापी होगा, सर्वत्र होगा। ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हालांकि इंडिया के भी कोऑर्डिनेटर वहां मौजूद थे, और शुरू से ही इंडिया उसका सदस्य देश रहा है। अब बात करते हैं, चार्टर एक्ट आया और सारे 51 देशों में इस पर साइन किया। मतलब ये 50 देश तो यहाँ भी थे, लेकिन एक पोलैंड चार्टर पर साइन करने वाला सीधे आया था वो 26 जून 1945 को। देखो, 26 जून 1945 को आया, और यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एस्टेब्लिशमेंट डे माना जाता है। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने वो त्रिगवेल ली थे। इनकी बात अपन आगे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन यहाँ 24 अक्टूबर, और भारत ने जो आधिकारिक सदस्यता ली वो 30 अक्टूबर को ली। मतलब शुरू से था तो इनकी सारी बैठकों में, लेकिन जो कागजी तौर पे जो सदस्यता है वो 30 अक्टूबर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तीन चीजें ध्यान रखें। अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई, चार्टर एक्ट लाने पर बात हुई, और चार्टर एक्ट लाने के लिए 51 देशों ने, मतलब 50 प्लस पोलैंड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ ना आकर डायरेक्ट यहाँ आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की मीटिंग। देखो, आगे बढ़ जाते हैं अब अपन। नेक्स्ट है अपना, इसके एक तो फ्लैग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ फ्लैग जो है इसका कैसा है, तो इसके फ्लैग में मतलब जैतून की पत्तियां हैं, और अलग ही कलर है इसका। तो ये फ्लैग के बारे में भी आप ध्यान रखें, इसका खुद का एक फ्लैग है यूएनओ को, और इस दोनों तरफ जैतून की जो पत्तियां ऐसे इस प्रकार से आपकी निकली हुई हैं, इस प्रकार से हैं, और उसके बीच में वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है उसमें।
अब बात करते हैं यूएनओ में चलने वाली भाषाएं। तो भाषाओं की बात करें तो 6 भाषाएं यहाँ मेन है। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं हैं। लेकिन यूएनओ का काम कौन सी भाषा में होता है भाई? इतनी भाषाओं में तो काम करेंगे तो फिर वर्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मेन जो कार्यकारिणी भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। या तो वर्क इंग्लिश में होगा या फ्रेंच में होगा। क्लियर? ये 2 भाषाएं कार्यकारिणी भाषाएं हैं। इन पर स्टार लगा लेना आप, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हमने एक तो फ्लैग की बात की और एक हमने बात की भाषाओं की। लैंग्वेज कौन कौन सी होंगे? तो 6 लैंग्वेज इसमें चलती हैं। लेकिन कार्यकारिणी जो भाषा है, जो वर्क किस भाषा में होता है, वो इंग्लिश और फ्रेंच है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं यूएनओ के पार्टिसिपेंट कितने हैं, क्या क्या अंग हैं। भाई इन्होंने जब वो लीग ऑफ नेशन जो 1920 में बना था वो विफल हो गई, तो डी रूजवेल्ट जो थे उन्होंने सोचा कि पावरफुल एक्ट, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। और पावरफुल तब होगा जब उसमें अलग हर चीज को गहनता से ध्यान रखने वाली चीजें हों। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मेन एक तो है महासभा, एक है न्यास परिषद। 1994 से सस्पेंड कैसे है इसकी बात करेंगे अपन, ये किस लिए बनी, सारे अंगों की अलग अलग बात करेंगे। लेकिन एक बार आप इनके नाम पर सरसरी निगाह देख लीजिए। महासभा असेंबली हो गई, न्यास परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद हो गई और सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के वो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्लियर? तो ये इसके 6 अंग हो गए। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो 6 अंग हैं। लेकिन वर्तमान में कार्यरत कितने हैं वो 5 ही बताने हैं, क्योंकि ये जो 1994 से सस्पेंड चल रहा है, मतलब है तो सही है लेकिन एक्टिव नहीं है फिलहाल, इसका वर्क कंप्लीट हो गया है। मतलब इन सारे 6 के 6 जो बॉडीज हैं, इनको कुछ ना कुछ वर्क दिया गया है, सबके वर्क हैं, लेकिन इसको जो काम दिया गया वो काम कंप्लीट हो गया इसने, तो आगे उस काम की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे अपन विस्तार से देखेंगे इन चीजों को। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, पहला अंग आ गया इसका, पहला कोऑर्डिनेट महासभा। महासभा की अगर बात करें तो महासभा में है कि इसके 193 सदस्य देश हैं। अंतिम दक्षिणी सूडान है। क्लियर? वन सूडान में दो, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान, लेकिन दक्षिणी सूडान ने अलग से सदस्यता ली। तो 193 ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और अंतिम कौन जुड़ा? तो दक्षिणी सूडान जुड़ा। बजट का काम यही महासभा देखती है। बजट का मतलब यूएनओ के पास पैसा कहाँ से आएगा भाई? यूएनओ में कई प्रकार की संस्थाएं होंगी, यूनिसेफ, यूएनडीपी और ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी, कई जो गरीब देश हैं उनके लिए चलाएगी, जहां जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर लाने के लिए, और पूरे वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए अगर कहीं डिस्प्यूट चल रहा है वहां लोगों को भेजेगी, वहां पर पूरी जानकारी लेगी। तो इस प्रकार से हर चीज में अपन को फाइनेंशियली बजट, तो ये बजट का काम महासभा देखती है कि कहाँ से कितना बजट आएगा, कहाँ कितना लगेगा, ये सारी चीजें महासभा के अंडर होती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए 2/3 सदस्य एग्री होने चाहिए, मतलब 2/3, 2/3। इसी प्रकार से मतलब आधे से ज्यादा सदस्य आपके पास एग्री होने चाहिए, 2/3 सदस्य तभी। और प्रतिवर्ष सितंबर में इसकी बैठक होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि यूएनओ में जो महासभा होती है, असेंबली होती है, उसकी मीटिंग 1 साल में होती है, 2 साल में होती है, हर साल होती है, 6 महीने में एक बार होती है। तो आप ध्यान रखें, एक वर्ष में सितंबर माह फिक्स है इसका, सितंबर में होती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपना अंग जो आता है वो आता है यूएनएससी सुरक्षा परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो साइड में बहुत इंपॉर्टेंट करके लगा रखा है कि इसे विश्व की पुलिस भी कहते हैं। ठीक है? तो इसके 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया कि स्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी कितने हैं, कुल कितने हैं, कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। और कुल 15 सदस्य होते हैं। ओके भाई, 10 तो अस्थायी और 5 स्थायी स्टेबल है। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे राज्यसभा में इंडिया में नहीं बदलते क्या, उसी प्रकार से ये 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन है? मतलब जब से यूएन बना है तब से लेकर अब तक स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सारे स्थायी सदस्य हैं। ये आप ध्यान रखें इस चीज का। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ये स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, जिसे हिंदी में अपन निषेधाधिकार कहते हैं। वीटो पावर क्या होता है? देखो, वीटो पावर ऐसा होता है कि जैसे यूएन ने कोई चीज कह दी कि भाई वहां पर ये चीज होनी है, तो वहां पर इन पांचों की सहमति ली जाएगी। और पांचों की सहमति में से अगर एक ने भी वीटो लगा दिया कि भाई नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो फिर किसी भी हालत में वो बिल या अमेंडमेंट पास नहीं होगा। कि क्या होना है वो वहीं रुक जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए तो इंडिया जब भी स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा, बाकी सब एग्री हैं।
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सब एग्री हैं। रूस से तो वैसे अच्छी बनती है, अमेरिका से भी अच्छे लाइज है ना, फ्रांस से अब हैं ही हमारे अच्छे, ब्रिटेन से भी अभी 26 जनवरी को आने वाले थे मॉरिशन, लेकिन अभी वहाँ जो कोविड का प्रसार फैला है तो उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल की है। इसलिए मतलब चाइना केवल एक काउंटर कर रहा है और उसके पास वीटो पावर है, वरना अब तक हमें वीटो मिल चुका होता। ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम स्थायी सदस्य तो इंडिया को बना देंगे, लेकिन आपको वीटो नहीं मिलेगा, तो वीटो पावर नहीं देना चाहते। तो यहाँ भी हम एक बार के लिए तो एग्री हो रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार हमें स्थायी सदस्य बन जाए तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा तरीका आ गया कि आप 5 सदस्य हैं वो स्थायी हैं, उनके पास वीटो है, इंडिया के पास नहीं है। तो लेकिन कुछ तो बात चले, लेकिन चीन ने इस बात को अटका रखा है। क्लियर? जो अपने G4 के सदस्य हैं ना, जी फोर में ब्राजील ये सारे आ गए, तो ये भी इस होड़ में है, ये 4 देश हैं, इन चारों की ये होड़ है कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। क्लियर? प्रत्येक 14 दिन में बैठक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रत्येक 14 डेज में इसकी बैठक होगी ही होगी इस परिषद की, तथा आवश्यक होने पर 24 घंटे में भी बैठक हो सकती है। पता नहीं कोई इमरजेंसी, भाई कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए या और कोई इमरजेंसी काम आ जाए, तो ये 24 आवर्स के अंदर भी बैठक कर सकते हैं, जिसमें लोग ये शामिल होंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यूएन का। आगे सचिवालय की बात करते हैं, सेक्रेटरीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी का जो सचिव होता है वो पूरे यूएन का मालिक होता है, इस प्रकार से माना जाता है। इसमें सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इसका सचिव पूरे यूएनओ का अधिकारी होता है। सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष, ये पूछ सकता है, 5 वर्ष होता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं इसके अध्यक्ष। क्लियर? ये पुर्तगाल के हैं। इससे पहले बान की मून थे, जो दक्षिण कोरिया से थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 बार बने। सबसे पहले अध्यक्ष त्रिगवेली थे, त्रिगवेली, ये त्रिवेणी गलत लिख दिया, त्रिगवेली, त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। क्लियर? और इन्होंने रिजाइन किया था, पहले एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने रिजाइन किया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। भाई कोई फैसला ऐसा तो है नहीं कि यूएन का फैसला, यूएन में भी तो कोई जज तो होना चाहिए भाई, जो जज होगा वही तो जस्टिस करेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मुख्यालय नीदरलैंड हेग में। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूएन के जितने भी इसके पार्टिसिपेंट हैं उनके न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में सारे मुख्यालय हैं, लेकिन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल 15 जज होते हैं, प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और इसका कोरम 9 है, मतलब 9 तो होने ही चाहिए तब फैसला होगा किसी भी बात का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी एक प्रकार से इसको भी गठन किया गया। इसमें 54 सदस्य होते हैं, जो आर्थिक कमजोर पिछड़े वर्ग हैं उनको उठाने के लिए। प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये अपना अध्यक्ष अपने में से बनाते हैं, और इन 54 में से और अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बना लेते हैं, ये कर लेते हैं अपना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। न्यास परिषद, देखो ये न्यास परिषद इंपॉर्टेंट है। कुछ देशों की स्थिति बहुत ही खराब थी पहले के समय, इसलिए इनकी स्थिति सुधारने के लिए, इन्हें थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए इस परिषद का गठन किया गया। कौन सी परिषद? न्यास परिषद। लेकिन 1994 के बाद में ऐसा कोई देश ही नहीं बचा जो हद से ज्यादा हालत से पिछड़ा हुआ हो। मतलब 1994 तक ये जो स्थायी सदस्य थे और बाकी भी विकासशील देश थे, ये पटरी पर आए तो इनको देखकर पुनः जो पिछड़े हुए थे वो देश भी इनके साथ साथ इन बढ़ने लगे आगे। तो 1994 के बाद में ऐसा कोई देश नहीं बचा जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो, इसलिए 1994 के बाद इस संस्था को सस्पेंड कर दिया गया। ये है तो सही संस्था, लेकिन कार्य नहीं कर रही, मतलब इनएक्टिव है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। न्यास परिषद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ की कौन सी परिषद है जो वर्तमान में काम नहीं कर रही। ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया, तो 1994 में काम कंप्लीट हो गया, तो न्यास परिषद हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यूएनओ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। यूएनओ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें भी याद होना बहुत जरूरी है। देखो वर्तमान में यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं, वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, और 2 ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेटरी देश हैं। देखो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जर्वेटरी देश से क्वेश्चन आ जाए। 193 तो सबको ही पता है, हर आदमी को पता है 193 देश है, क्यों? क्योंकि पढ़ रखा है बहुत बार। लेकिन 2 ऑब्जर्वेटरी देश से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो होली सी और एक फिलिस्तीन। आगे बढ़ जाते हैं,
भारत आधिकारिक रूप से 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। बाकी उपस्थिति तो है सैन फ्रांसिस्को, मतलब शुरू से ही मीटिंग से ही था। तो ये मैंने आपको बता दिया। महासभा की पहली बैठक लंदन में हुई, बाकी सारी न्यूयॉर्क में हुई है। ठीक है, अब तक की सभी बैठकें न्यूयॉर्क में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बैठक कहाँ हुई, तो लंदन में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड के हैग में है। महासभा महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति पर होती है। मतलब जो महासभा के महासचिव हैं, उसके सचिवालय के महासचिव हैं, इनकी भी नियुक्ति इनके स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के इन पर ही होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। महासभा की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करती है, महासभा ही करती है। और महासभा ही सचिव की नियुक्ति करती है। महासभा का नहीं था शायद, ये महासभा ही था। महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, ये महासभा है ना, असेंबली, ये करती है। महासचिव सेक्रेटरीट, जैसे जो अभी एंटोनियो गुटेरेस है, उनकी महासभा करेगी नियुक्ति। ठीक है, महासभा की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों, महासभा ही आएगा यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की नियुक्ति करती है। महासभा ही प्रत्येक वर्ष सितंबर में मीटिंग करती है, बता दिया। सुरक्षा परिषद एक आदेशात्मक संस्था है। ये क्वेश्चन आपके पास यूपीएससी तक आज पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के बारे में बता दे कि ये कैसी संस्था है। आदेशात्मक मतलब ये आदेश देगी, आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए ये पावरफुल हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था 1945 से पहले। डेग हैमर स्वीडन के थे, यूएनओ के महासचिव थे, जिनकी कार्यकाल पर रहते हुए मृत्यु हुई। इसका मतलब ये एकमात्र ऐसे हैं जिनके कार्यकाल पर रहते हुए मृत्यु हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वार क्राइम्स को देखेगा या फिर इलीगल बाउंड्री को बढ़ाते हैं या कोई अन्य कार्य है तब बात सुनेगा। मतलब ऐसी चीजें ही देखेगा। ऐसे थोड़ी है कि भाई किसी देश के अंदर कोई पार्टी से संबंधित बातें करेगा, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन इंटरनेशनल जहां बात आ जाएगी वहां ये बात की जाएंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। महासभा ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। महासभा ही प्रत्येक सितंबर में, चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया, बढ़ाते हैं, बात सुनेगा। यूएसए यूएनओ को कितना 22% अपनी, मतलब जो जीडीपी होता है उसका 22% देता है। चाइना 12%, जापान 8%, जर्मनी 6%, यूके 4%, और इंडिया का इंपोर्टेंट हो जाता है लगभग 0.9 8.9%। ठीक है, पैसा देता है। हाल ही में इंडिया का टॉप 10 में भी आ गया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा देते नहीं है ना सारे कंट्रीज, इसलिए। लेकिन अभी 11-12 नंबर है जो पैसा अपन यूएनओ को देते हैं। लेकिन बात यह है, जितना पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जितना पैसा देंगे उसी की बात ज़्यादा चलेगी आज के टाइम पर, ये है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। एक बार आप रिपीट कर लेना इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे किसी वीडियो की डिमांड हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।